हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। रीटमेंस उर्दू का हमारा एमसीक्यू बैच चल रहा है 2023। आज की वीडियो नंबर 2 है और टॉपिक वाइज आपको क्लासें दी जा रही हैं। आज की वीडियो में हम गज़ल, मर्शिया और नज़म से मुतालिक अहम एमसीक्यू बैच के क्वेश्चन हैं जो आपके फरवरी 2023 में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। दोस्तों, सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और रीट मेंस के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद होने वाले हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पिछले क्वेश्चन में हमने 48 क्वेश्चन देखे थे। आज का क्वेश्चन नंबर 49 है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, उर्दू या तुर्की? तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। गज़ल अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुआ, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों? तो गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसके लुग़वी मानी क्या है? औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। और वलीद दक्कनी को बाबाए उर्दू गज़ल कहा जाता है। गज़ल का इमाम मोमिन खां मोमिन को कहा जाता है और खुदाए सुखन के नाम से मीर तकी मीर को जाना जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। औरतों की बातें करना या औरतों से बातें करना किस शेरी सिन्फ के लग़वी मानी है? नज़म, कशीदा, गज़ल या रुबाई? तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये गज़ल के मानी हैं, लुग़वी मानी हैं। रुबाई 2 मिसरे वाली या 4 मिसरे वाली नज़म होती है, जिसे दोबती या तराना भी कहा जाता है। नज़म भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और कशीदा भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। मोहब्बत में अपने दिली जज्बात के इजहार करने के अमल को कहा जाता है? तम, इसनहर, तागज़ल, तरन्नुम या सभी? तो 51 में क्या राइट आंसर होगा दोस्तों अपना? तागज़ल। मोहब्बत में अपनी दिली जज्बात को इजहार करने के अमल को क्या कहा जाता है? तागज़ल कहा जाता है। और तागज़ल का इमाम मोमिन खां मोमिन को कहा जाता है। तो राइट आंसर हमारा 2 हो जाएगा। तागज़ल के मानी होते हैं अपने इज़हार ख़याल करना, अपनी महबूबा से इज़हार ख़याल करना तागज़ल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। फ़ारसी में गज़ल किस अदब से आई है? तुर्की, इतालवी, अरबी या लातीनी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ़ारसी में गज़ल किस अदब से आई है? तो अरबी से आई है। अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53। उर्दू में गज़ल किस अदब से आई है? तो 53 में अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी या तुर्की? तो 53 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फ़ारसी से आई है। यानी अरबी से फ़ारसी और फ़ारसी से उर्दू में दाखिल हुई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़ारसी। उर्दू में गज़ल किस अदब से आई है? तो फ़ारसी से। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। गज़ल में रदीफ़ किस अदब के शोरा की देन है? अरबी, उर्दू, फ़ारसी या अंग्रेज़ी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 42 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फ़ारसी। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है। किस अदब की शायरी में काफ़िया होता है, रदीफ़ नहीं होता? तो क्वेश्चन नंबर 55 में राइट आंसर क्या होगा हमारा? अरबी, फ़ारसी, फ्रांसीसी या तुर्की? तो इसका राइट आंसर होगा अरबी। तो अरबी के अंदर काफ़िया होता है, रदीफ़ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। उर्दू की सबसे मकबूल तरीन शेरी सिन्फ़ कौन सी है? कशीदा, नज़म, मर्शिया या गज़ल? तो 56 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा?
गज़ल होगा। उर्दू की सबसे मकबूल तरीन शेरी सिन्फ़ कौन सी है? तो गज़ल है। यानी गज़ल को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है और दुनिया में सबसे ज़्यादा इशार जिसके पढ़े जाते हैं वो है गालिब। गालिब के इशार दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपका राइट आंसर गज़ल होगा। 57वां देखते हैं। गज़ल में इशार की तादाद मुकर्रर नहीं, लेकिन आम तौर पर उर्दू में कितने इशार की गज़लें होती हैं? 5 से 19 इशार, 6 से 20 अशार, 7 से 30 इशार और 8 से 24 इशार। तो 57 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 से 19 इशार। तो एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गज़ल का पहला शेर क्या कहलाता है? हुस्न मतला, मतला, मक्ता या ज़ेब मतला? तो गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, जिसका पहला और दूसरा मिसरा हम काफ़िया और हम रदीफ़ होता है। अगर दूसरा शेर भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ के साथ आए तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतला। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं। अगर दूसरा शेर भी काफ़िया और रदीफ़ के साथ आए तो उसे हुस्न मतला या ज़ेब मतला कहा जाता है। और गज़ल के मतला और मक्ता के अलावा जो शेर होते हैं उसे फ़र्द कहा जाता है। फ़र्द कहा जाता है। फ़र्द के मानी एक और फ़र्द की जमा क्या होगी? अफराद। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे कहा जाता है हुस्न मतला, ज़ेब मतला, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही। हुस्न मतला भी होगा, ज़ेब मतला, तो इसको कहा जाता है। अगर किसी गज़ल में दूसरा मतला भी हो तो उसे कहा जाता है, तो उसे हुस्न मतला और ज़ेब मतला दोनों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। गज़ल के आखिरी शेर में शायर अपना तखल्लुस नज़्म करता है, उसे क्या कहते हैं? मतला, ज़ेब मतला, गज़ल या मक्ता? तो उसे मक्ता कहते हैं। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है। तखल्लुस आखिरी शेर के पहले मिसरे में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो सिर्फ काफ़िया हो ऐसी गज़ल को कहते हैं? ला मुरद्दफ़ गज़ल, गैर मुरद्दफ़ गज़ल, बगैर मुरद्दफ़ गज़ल या तीनों सही हैं? जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो सिर्फ काफ़िया हो ऐसी गज़ल को कहते हैं? तो 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गैर मुरद्दफ़ गज़ल। यानी जिसमें रदीफ़ ना हो और सिर्फ काफ़िया हो तो उसे गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। और जिसमें जिस गज़ल में रदीफ़ ना हो सिर्फ काफ़िया हो ऐसी गज़ल को क्या कहेंगे? गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहेंगे। और जिसमें रदीफ़ हो उसे मुरद्दफ़ कहा जाता है। और जिसमें रदीफ़ ना हो उसे गैर मुरद्दफ़ कहा जाता है, ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। गज़ल की इब्तिदा किस सिन्फ़ से हुई है? कशीदा, नज़्म, मसनवी या रुबाई? तो क्वेश्चन नंबर 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कशीदा। तो कसीदे के पहले जुज़ तज़बीब से इसकी इब्तिदा मानी जाती है और तज़बीब को ही तमहीद कहा जाता है। तो पहला जुज़ कसीदा का होता है, उससे गज़ल निकली है, तो हमारा राइट आंसर कशीदा होगा। और गज़ल का महवर भी कशीदे को कहा जाता है, ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। गज़ल में इन हुरूफ और हरकत के मजमुआ क्या कहलाता है जो हम आवाज़ होते हैं? मतला, मक्ता, रदीफ़ या काफ़िया? तो 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? काफ़िया। गज़ल में इन हरूफ और हरकत को का मजमुआ क्या कहलाता है जो हम आवाज़ होते हैं? आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन मायना अलग होता है।
तो उसे क्या कहा जाएगा? काफ़िया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? काफ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह हरूफ जो दूसरे मिसरे के आखिर में और काफ़ी के बाद बार बार आते हैं क्या कहलाते हैं? हुस्न मतला, ज़ेब मतला, रदीफ़ या काफ़िया? तो 64 में राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? रदीफ़ होगा। तो वह हरूफ जो दूसरे मिसरे के आखिर में और काफ़िए के बाद बार बार आते हैं क्या कहलाते हैं? जो आखिर में आते हैं उसे रदीफ़ कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। गज़ल का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है? शाबेत, बैतुल गज़ल, दोनों सही हैं, दो रकन। तो इसका राइट आंसर होगा दोनों सही हैं। गज़ल का सबसे उम्दा शेर क्या कहलाता है? शाबेत या बैतुल गज़ल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। काफ़ी की बुनियाद किस पर होती है? रुबाई पर, फ़र्द पर, हरकत पर या सुकून पर? तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? हरकत पर, यानी इसमें गति होती है। काफ़ी की बुनियाद किस पर होती है? हरकत पर, यानी जिसमें गति हो। 67 में देखते हैं। ज़ाफ़ का ताल्लुक़ है ड्रामे से, मसनवी से, गज़ल से या रुबाई से? तो इसका राइट आंसर होगा गज़ल से। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। इशार के वज़न को जांचने के लिए जिन अल्फाज का तयन हुआ है उसे क्या कहते हैं? बैत, मिसरा, ज़ाफ़ या रुकन? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रुकन हो जाएगा। 69 देखते हैं। तो अब नज़म की टॉपिक है। नज़म से मुतालिक सवालात हैं। नज़म किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, उर्दू या हिंदी? तो नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़ी में मोती पिरोना के शेरी सिंफ के लुग़वी मानी है? मसनवी, रुबाई, नज़म या कशीदा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नज़म। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो हैयत बनावट को बोला जाता है। हैयत साख्त, ये बनावट को कहा जाता है। तो हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 4 किस्में हैं या 5 किस्में हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4 किस्में हैं। कक्षा 11 की एनसीईआरटी बुक में भी 11 दे रखी है। कक्षा 12 में आप देखोगे तो 3 दे रखी है। तो हमें राइट आंसर 4 ही मानना है। तो एग्ज़ाम में आपको 4 करके आना है, यही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जदीद गज़ल का सिलसिला कब शुरू होता है? 1960 के बाद, 1970 के बाद, 1980 के बाद, 1990 के बाद? तो 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1960 के बाद जदीद गज़ल का सिलसिला शुरू होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज़्यादा कारआमद है। अगला क्वेश्चन है। जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर कौन है? मानी, बानी, दानी या मानी? तो 73 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बानी। जदीद गज़ल के नुमाइंदा शायर कौन है? मानी है और ये कुली कुतुब शाह का तखल्लुस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंतज़ाम, तरतीब, आराइश किस शेरी सिन्फ के मिजाजी मायने हैं? नज़्म, मसनवी, कशीदा, रुबाई? तो इसके मानी है नज़म के। ये आपको ध्यान में रखना है। 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नज़म हो जाएगा। 75 देखते हैं। गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? कौल की जमा अक़वाल होगी। आला मसरूर, कलीमुद्दीन अहमद, रशीद अहमद सिद्दीकी, मजनू गोरखपुरी? तो ये गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गज़ल का सुनहरा दौर कहलाता है? आतिश नासिक, ज़ौक़ सौदा, फ़ैज़ फ़िराक, मीर सौदा?
तो 76 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मीर और सौदा का दौर उर्दू गज़ल का सुनहरा दौर कहलाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 ऐसी नज़्म जिसमें भर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्रर असूलों की पाबंदी की गई हों, कौन सी नज़्म कहलाती हैं? तो 77 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाबंद नज़्म। और पाबंद नज़्म को ही मुकफ़ा नज़्म भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें काफ़ी की पाबंदी की जाती है। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, कौन सी नज़्म कहलाती है? पाबंद नज़्म, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म या नसरी नज़्म। तो नज़्म की 4 अक़साम हैं। पाबंद नज़्म, इसे मुकफ़ा नज़्म भी कहा जाता है, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म और नसरी नज़्म। ये किस्में हैं इसकी नज़्म की, तो हमें 4 ही मानना है। तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मुअर्रा नज़्म, नज़्म मुअर्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79, वह कौन सी नज़्म होती है जिसमें ना तो काफ़ी की पाबंदी की गई हो और ना बहर के इस्तेमाल में मरवज़ा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों? मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म, आज़ाद नज़्म या सभी। तो 70 राइट में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आज़ाद नज़्म, नाम से ही पता लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। अंग्रेज़ी में फ्री वर्सेस की इस्तिलाह किस नज़्म के लिए राइज है? मुअर्रा नज़्म, पाबंद नज़्म, नसरी नज़्म या आज़ाद नज़्म। तो हमारा राइट आंसर होगा आज़ाद नज़्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नज़्म में रदीफ़, काफ़िया, बहर और वज़न की पाबंदी नहीं होती? पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, नसरी नज़्म या किसी में नहीं। तो 81 में राइट आंसर क्या होगा हमारा, नसरी नज़्म। रदीफ़, काफ़िया की ज़रूरत नहीं होती, कहानी के तौर पर होती है नज़्म। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। किस नज़्म को सम का नाम भी दिया गया है? पाबंद नज़्म, नज़्म मुअर्रा, आज़ाद नज़्म, नसरी नज़्म। तो 82 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नसरी नज़्म, शम का नाम भी इसे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अंग्रेजी इस्लाम में मुअर्रा नज़्म को कहा जाता है फ्री वर्सेस, ब्लैंक वर्सेस, नॉन लाइनर या मेटा फिक्शनल। तो 83 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैंक वर्सेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ब्लैंक वर्सेस होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैयत के एतबार से नज़्म की कितनी किस्में हो सकती है? गुलिस्तान अदब दर्जा 11 से ये लिया गया है। तो 1 किस्म, 2 किस्म, 3, 4 किस्म या 5 किस्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 किस्म होती है। तो 84 में राइट आंसर हमारा 4 किस्म होगा, यही हमें मानना है। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कर्नल हॉलराइट की सरपरस्ती में किस अंजुमन की बुनियाद डाली? अंजुमन शायरी या अंजुमन बज़्म मुनाज़रा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंजुमन बज़्म मुनाज़रा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, अंजुमन बज़्म मुनाज़रा की बुनियाद कब डाली गई? 1871, 1872, 1873, 1874 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 1874 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जदीद नस्म का बानी किसे कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना इस्माइल मरेठी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, शाहिर लुधियानवी। तो 87 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली को जदीद नज़्म का बानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नज़्म मुसद्दस मदो जुज इस्लाम किसने लिखी? हाफिज़ जालंधरी, शाहिर लुधियानवी, अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मौलाना हाली। तो इसी मुसद्दस मदो
जुज इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुसद्दस हाली भी इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। नज़्म मुसद्दस मदो जुज इस्लाम हाली ने किसकी फरमाइश पर लिखी थी? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सर सैयद अहमद खां, अल्लामा शुबली नोमानी, अल्लामा इकबाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर सैयद अहमद खां के फरमाइश पर इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90। जिस नज़्म का हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो ऐसी नज़्म कहलाती है? मुसल्लस, मुखम्मस, मुसब्बा या मुसम्मन। तो 90 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 90 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मुसल्लस। जिस नज़्म का हर बंद 3 मिसरों पर मुश्तमिल हो ऐसी नज़्म कहलाती है। तो क्या कहलाती है? मुसल्लस नज़्म कहलाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। और 4 मिसरों वाली नज़्म क्या होती है? मुरब्बा। 5 मिसरों वाली मुखम्मस और 6 मिसरों वाली मुसद्दस कहलाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह नज़्म क्या कहलाती है जिसका हर बंद 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो? मुसद्दस, मुसब्बा, मुसम्मन या मुरब्बा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुरब्बा। तो ये 4 मिसरों वाली नज़म है और मुसद्दस है जो 6 मिसरों वाली नज़म होती है। मुखम्मस होती है जो 5 मिसरों वाली नज़म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुखम्मस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 5, 6, 7 या 8। इसका राइट आंसर होगा 5 मिसरे होते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रखना, इसका एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इनको आप ध्यान में रखें। 93 वो क्वेश्चन देखते हैं। 93 में है वह नज़्म जिसके हर बंद में 6 मिसरे हों क्या कहलाती है? मक्सा, मुसब्बा, मुसद्दस या मुअस्सर। तो 93 में राइट आंसर क्या होगा हमारा? मुसद्दस होगा, है ना। 94 देखते हैं। हाली और आज़ाद ने बज़्म मुनाज़रा की बुनियाद कहाँ पर रखी थी? कराची, दिल्ली, लखनऊ या लाहौर। तो 94 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लाहौर। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन हैं? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम आदिल शाह सानी, अली आदिल शाह या शेख नुसरत नुसरती। तो 95 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह राइट आंसर हो जाएगा। 96 देखते हैं। मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? बानी, मानी, सानी या वानी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका मोहम्मद कुली कुतुब शाह का तखल्लुस क्या था? मानी था। तो यह उर्दू के लिए इन्होंने मानी तखल्लुस इस्तेमाल किया। इन्होंने सबसे ज़्यादा 16 या 17 तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं। तो उर्दू अदब में सबसे ज़्यादा तखल्लुस इस्तेमाल किसने किए हैं? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मानी होगा। मानी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। अवामी शायर के लक़ब से कौन मशहूर है? मौलाना हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा इकबाल, नज़ीर अकबर आबादी। तो राइट आंसर होगा हमारा नज़ीर अकबर आबादी। तो अगर क्वेश्चन यूँ पूछा जाता, मंदरजा झेल में अवलीन शायर कौन है? तो इसमें राइट आंसर क्या होता? अमीर खुसरो। अवलीन शायर अमीर खुसरो है और अवामी शायर के नाम से नज़ीर अकबर आबादी को जाना जाता है। और बच्चों के शायर है अल्लामा इस्माइल मेरठी, बच्चों के शायर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। 98 देखते हैं। मुक़द्दमा शेर व शायरी किसकी तसानीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अकबर अलाहाबादी, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली, ब्रज नारायण चकबस्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये इसमें तो अल्ताफ़ हुसैन अली होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी, फ़ारसी, उर्दू या
ईरानी, तो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। मर्शिया किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये रसा से बना है। किससे बना है? रसा से बना है। इसके मानी क्या है? रोना, मातम करना, आओ बगा करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मर्शिया लफ्ज़ किससे बना है? रसा, रसा या रसा या रासा, तो किससे बना है ये? रसा से बना है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। रसा के क्या मानी होते हैं? खुशी गम, कामरानी मातम करना, सादमानी रोना, रोना मातम करना। तो 101 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रोना मातम करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102। 102 है, करबलाई मर्शियों के अलावा किसी की मौत पर कहे जाने वाले मर्शियों को क्या कहते हैं? मातमी मर्शिया, गमगीन मर्शिया, शख्सी मर्शिया, अदबी मर्शिया। तो उर्दू में मर्शिया की दो किस्में होती है, एक तो करबलाई मर्शिया और एक शख्सी मर्शिया। करबलाई मर्शिया उसे कहते हैं जिसमें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके साथियों का ज़िक्र हो, उसे करबलाई मर्शिया कहा जाता है। शख्सी मर्शिया उसे कहते हैं जो किसी शख्स की मौत पर लिखा जाता है। इसी तरह हाली ने अपने उस्ताद गालिब पर लिखा था मर्शिया, और गालिब ने अपने बेटे आरिफ पर लिखा। वैसे ही हाली ने दाग पर लिखा, और इकबाल ने दाग पर लिखा। हाली ने इकबाल पर लिखा, और अल्लामा इकबाल ने अपनी माँ पर लिखा था मर्शिया। जब वो विलायत में थे तब उन्होंने लिखा था। इसी तरह हम देखें तो मोमिन ने अपनी माशुका पर शख्सी मर्शिया लिखा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? शख्सी मर्शिया। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। मर्शिया गालिब किसने लिखा? अल्लामा इकबाल, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सलामत अली दबीर, मोहसन काकोरी। तो अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे जो कौन थे? दाग, उन्होंने दाग पर लिखा। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मर्शिया गालिब लिखा था, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली के उस्ताद गालिब हैं। तो गालिब की जब वफ़ात हुई थी तो 100 इशार पर इन्होंने मर्शिया लिखा था, और गालिब ने अपने बेटे पर लिखा था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आरिफ पर इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। मर्शिया दाग किसने लिखा? अल्लामा इकबाल, मौलाना हाली, मोहसिन काकोरी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो अल्लामा इकबाल के जो उस्ताद थे दाग, इन पर इन्होंने मर्शिया लिखा था। तो राइट आंसर हमारा इकबाल होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले किस शायर ने मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किया? मीर अनीस, मिर्ज़ा दबीर, मीर सौदा या मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो उर्दू का पहला मर्शिया निगार या उर्दू मर्शिया का बादशाह मीर अनीस को कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत को किसने इस्तेमाल किया था? मिर्ज़ा सौदा ने। तो 106 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मिर्ज़ा सौदा होगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है जो मर्शिया के जो अज़्ज़ाए हैं, 8 अज़्ज़ा हैं, वो किसने मुरत्तब किए थे? तो मीर ज़मीन ने तय किए थे वो। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, या मर्शी के जो 8 अज़्ज़ाए हैं उनका आपको क्रम भी याद रखना है। 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे आपसे। मर्शी के अज़्ज़ाए तरकीबी किसने मुतय्यन किए थे? मीर खालिक, मीर ज़मीर, मीर अनीस या मिर्ज़ा दबी। तो मीर ज़मीर ने इसके अज़्ज़ाए तरकीबी तय किए थे, और मुसद्दस की हैयत सबसे पहले ने सौदा ने तय की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मीर ज़मीर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। मर्शी की तमहीद किस जुज़ को कहते हैं? चेहरा, सिरापा, रुखसत या आमद। तो चेहरे को कहा जाता है। मर्शी की तमहीद यानी प्रस्तावना चेहरे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, मर्शी के किस जुज़ में शायरी सुबह का मंज़र, रात का समा, दुनिया की बेशबाती, सफ़र के मसाइब, अपनी शायरी की तारीफ़, हमद नात और मनक़बत वगैरह का जिक्र करता है? किस में करता है? चेहरा, सरापा, आमद या रुखसत में। तो क्वेश्चन नंबर 109 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चेहरे के अंदर करता है वो। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है,
मर्शिए में कितने अज़ाई तरकीबें होते हैं? 6, 7, 8 या 9? तो इसमें 8 अज़ाई तरकीबें होते हैं। चेहरा, सिराफा, रुखसत, आमद, रजीज़, जंग और बैन। तो आपको ध्यान में रखना है 8 अज़ाए, वो भी क्रम से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। मर्शिए के किस जुज़ में शायर हीरो के कदो कामत, खदोखाल और दीगर औसाफ का जिक्र करता है? आमद, रुखसत, रजीज़ या सिरापा? तो 111 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिरापा के अंदर ये चीज़ कहता है। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। मर्शिए के किस जुज़ में शायर हीरो के मैदान जंग की ओर आने का मंजर पेश करता है? रुखसत, आमद, रजीज़ या रज़्म? तो 112 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आमद। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, घोड़े की मुबालगा आमीज़ तारीफ़ शायर मर्शिए के किस जुज़ में करता है? आमद में, रुखसत में, रज़ीज़ में या रज़्म में? तो क्वेश्चन नंबर 113 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आमद होगा इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। हीरो अपने ख़ानदान की तारीफ़ और अपने बुज़ुर्गों के कारनामों का ज़िक्र किस जुज़ में करता है? आमद में, रुखसत में, रज़ीज़ में या रज़्म में? 114 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? रज़ीज़ में ये बयान करता है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। मर्शिए के किस जुज़ में हीरो अपनी और अपने इस्लाफ के बहादुरी को बयान करता है? जंग में, रज़ीज़ में, शहादत में या आमद में? तो क्वेश्चन नंबर 115 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रज़ीज़ के अंदर ये अपने बाप दादाओं के कारनामे को बयान करता है, उनको ललकारता है और रज़ीज़ में करता है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। हीरो मुकाबिल फ़ौज के किसी नामवर पहलू इनसे या पूरी फ़ौज से सजात के साथ लड़ता है? सजात के मानी होते हैं बहादुरी। तो रुखसत, आमद, बैन या जंग? 116 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जंग। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। मर्शिए का आखिरी जुज़ कौन सा है? शहादत, बैन, जंग या रज़ीज़? तो आखिरी जुज़ कौन सा है? मर्शिए का बैन है। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। मर्शिए के किस जुज़ में हीरो की इलाज पर एजाबुल खसूस औरतें इसकी खूबियों को बयान करके रोती है? शहादत, बैन, जंग या रज़ीज़? तो 118 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैन। यानी जब मर्शिया का हीरो मैदान जंग में शहीद हो जाता है, तब उनके घर की औरतों को इस बात का पता लगता है, तो वो है क्या करती हैं दोस्तों? रोना और मातम करती हैं, यानी अपने औसाफ बयान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। वालिदा मरहूम की याद में किसका मर्शिया है? अल्लामा इकबाल, मौलाना अताउर हुसैन अली, मीर बाबर अली अनीस, सलामत अली दबीर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्लामा इकबाल। ये वालिदा मरहूम की याद में इन्होंने मर्शिया लिखा था। जब ये विलायत में थे तब इन्होंने ये अल्लामा इकबाल ने अपनी माँ पर ये मर्शिया लिखा था वालिदा मरहूम के नाम से। तो क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। मर्शिया शहादत हज़रत अब्बास के खालिक हैं? मीर खालिक, मीर ज़मीर, मीर अनीस, मीर्ज़ा दबीर? तो क्वेश्चन नंबर 120 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीर अनीस। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। मीर अनीस का पूरा नाम था? मीर बाबर अली अनीस, मीर शब्बीर अली अनीस, मीर मुज़फ़्फ़र अली अनीस, मीर सजात अली अनीस? तो क्वेश्चन नंबर 121 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मीर बाबर अली अनीस इनका पूरा नाम था। ये मर्शी के बादशाह भी हैं, आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। मीर अनीस की पैदाइश कब हुई? 1801, 1802, 1803, 1804 में? तो मीर अनीस की पैदाइश हुई थी दोस्तों 1802 में।
ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीर अनीस की जाए पैदाइश है लखनऊ, अलीगढ़, फैज़ाबाद या मुरादाबाद। तो 123 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा फैज़ाबाद है। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। अनीस के अजदाद यानी बाप दादा कहाँ के रहने वाले थे, आगरा, दिल्ली, अलीगढ़ या मेरठ। तो 124 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, दिल्ली के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। मीर अनीस के वालिद का क्या नाम था, मीर नज़फ़ अली, मीर शमीर, मीर ज़मीर, मीर खालिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी गया है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 125 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, मीर खालिक। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। मीर अनीस की वफ़ात कब हुई, 1872, 1873, 1874, 1875 में। तो 126 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1874। मीर अनीस की वफ़ात कब हुई थी, 1874 में। क्वेश्चन नंबर 127 देखते हैं। मीर अनीस का इंतकाल कहाँ हुआ, लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद या अलीगढ़। तो 127 में राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा लखनऊ। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, आपको कैसे लगे कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आज ही 299 का आप MCQ बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको एक MCQ, हर टॉपिक का एक MCQ दिया जाएगा, उसका फाइनल टेस्ट भी लिया जाएगा। तो आपको 3 तरह से तैयारी कराई जाएगी। आपका जो कोर्स रहेगा 299 का है। इसमें आपको MCQ मिलेगा, थ्योरी वाइज होगा, क्वेश्चन और थ्योरी दोनों होगी इसमें, और एक मेजर टेस्ट होगा, फाइनल टेस्ट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरह के आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसे लें, 299 का टॉपिक वाइज है, सभी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।